हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिएगा, उसकी कुल आय हमें पता नहीं है। हम मान लेते हैं उसकी आय 100 है, जिसमें से वो 20 खर्च कर देती है मकान के किराए पर। 20%, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा, तो बचेगा कितना, 80। अब ये जो 80 है ना, ये जो 80 है, इसका 70% 70% खर्च कर देती है घरेलू मदों पर। तो हम 80 का 70% निकाल लेंगे, जिससे पता लग जाए कितना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 सत्ते 56। 56, इसका मतलब 80 का 70% घरेलू मदों पर खर्च किया। 70% का मतलब 56 रुपए खर्च कर दिया। 80 में से 56 खर्च कर दिया घरेलू चीजों पर, तो 24 बचा है ना। 24 बचा है। कितने की बचत हुई है अभी तक? 24% की। रुपया में बचत हुई है 3600 की। 24% की वैल्यू 3600, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600 बटे 24। लेकिन हमको चाहिए कुल आय, यानी कि 100% का मान। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से आप गुना कर देंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36 और 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 300। अब देखो, 2 से कटा देंगे 100 को, तो ये 50 बार में। 5 तिया 15, 2 जीरो और 1 जीरो, यानी कि 3 जीरो। कितना हो गया ये? 1500। ये कहां पर है भाई? 15,000। हाँ, 15,000 हो गया, 1500 नहीं, 15। 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो हो गए, 15,000। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। यदि उसकी आय वर्ष 2012 में इतनी रुपए थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी। अच्छा सवाल है। 2012 में इतनी थी, 2010 में पूछा है, 2 साल पहले का है ना। 2 साल पहले का 26, 64, 1, 2, 3 जीरो। 20% है ना, ये 20% है। अब 2010 का पूछा पहले का, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। तो ये 120 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले का पूछा है। अगर 2010 का दे के 12 का पूछता बाद का, तो ये ऊपर आता। पहले का पूछेगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर हो गया। अब ये 2 वर्ष बात है ना, 2012 से 2010, 2 वर्ष पहले आए ना। इसी को 2 बार लिख दीजिए, बस इसी को 2 बार लिख दीजिए। जीरो से जीरो कटाएंगे आप, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा दीजिए। ठीक है, 12 से मैं कटाऊंगा इसको। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 बचेगा 26। 12 दूनी 24, 2 बचेगा 24। 12 दूनी 24, 1, 2, 3 जीरो। फिर से मैं 12 से इसको कटाऊंगा, कटेगा क्या देख लेते हैं। 12 एकम 12, 22 में से 12 गया, कितना बचा? 10। 10 में 2 लगा दो, 102। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। 102 में से 96 कट गया, तो कितना बचा? 6। 6 बचा ना, 6 में जीरो लगा दो, 60। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो गया। 12 पंजे 60 हो गया। अब 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है, और 2 जीरो ये वाले, तो हो गए टोटल 4 जीरो। अब देख लो ये किस ऑप्शन में है। 185 4 जीरो, 185 4 जीरो सी ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। देखिएगा, इसको हम सर्कल की मदद से समझेंगे। 2 सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल। दोनों सर्कल एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये हिंदी का सर्कल है और ये इंग्लिश का सर्कल है। ठीक है, ये 35% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। ये हिंदी में फेल हुए हैं 35%, इंग्लिश में फेल हुए हैं 45%, दोनों में मिलाकर के फेल हुए हैं 20%, दोनों में मिलाकर के। ठीक है, अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि समझने की जरूरत है। ठीक है, समझने की जरूरत है। देखना, 35% हिंदी में, 45% आपके किस में? इंग्लिश में। 35 और 45, ठीक है, समझना, 35 और 45। देखो, ये बीच में 20% ऐसे भी हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे हिंदी में केवल केवल हिंदी में
ये जो 20 है ना, देखो ये हिंदी में भी शामिल हो रहा है ना, ये हिंदी में भी शामिल हो रहा है। तो केवल और केवल हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं? 35 में से 20 निकाल दो, क्योंकि ये 20 ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं। केवल हिंदी में फेल होने वाले होंगे 15। ठीक है, प्लस अब देखो इस 45 में से 20% ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। तो 45 में से 20 निकाल दो, 25 बचा। तो केवल और केवल इंग्लिश में फेल होने वाले 25 हैं, और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं भैया? 20 है। तो टोटल ये कितना हो गया? 25 और 15 40 और 20 60 हो गया। ये कितना हो गया भैया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60। ठीक है, उसने पूछा दोनों विषय में पास हुए, यही तो पूछा है, दोनों विषय में पास होने वाले की संख्या। तो दोनों विषय में पास होने वाले की संख्या क्या है? देखो, ये फेल होने वाले की संख्या है 60%। और कहीं पे भी जब संख्या रहेगी तो अपने आप में 100% रहेगी, और उसमें से जब फेल हो जाएंगे 60%, तो बचेंगे कितने? पास होने वाले 40%। फेल होने वाले 60 हैं तो पास होने वाले 40% होंगे। ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, बॉय है कितने? 1000। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं? 800। लड़के यहाँ पे पूछा गया है, लड़के 60% पास हुए हैं, 60%। तो हम 1000 का 60% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100 का गुना 6 से कर दो, 600। तो 600 हो गए ना, 600। तो यहाँ पे देखना 600 हो गए। 60% है पास होने वाले, तो फेल होने वाले कितने होंगे? 40%। ये अपने आप में 100% होगा। इसमें से पास वाले आपके 60 है तो फेल वाले 40 है। ठीक है, जिसमें से 6 का गुना हमने 100 से कर दिया तो 600। पास होने वाले 600 हैं। ऐसे ही लड़कियों का निकालो। लड़कियां कितनी है? पास 50% उत्तीर्ण, यानी कि पास हुई हैं 50%। तो पास 50% हुई हैं तो फेल भी 50% हुई होंगी, क्योंकि 100% में से 50-50 दो जगह डिवाइड हो जाएगा। पास 50% तो फेल भी 50%। उसने बोला है अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत क्या है? जो फेल हुए हैं उनका क्या है? देखो, समझना बात को कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट 1000 और 800, दोनों लड़का लड़की मिला के कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 1800 है। ठीक है, जिसमें से उसने पूछा है प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि जो फेल हुए। अब देखो, फेल कितने हुए भैया? हमारे पास 1000 में से 600 पास हुए तो 400 फेल हुए। ठीक है, यहाँ 800 में से 400 फेल हुए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 400 यहाँ फेल हुए, 400 यहाँ फेल हुए, टोटल फेल हुए कितने? 800। ठीक है, टोटल फेल हुए 800। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे आप, तो सीधे सीधे यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा देना। 18 से कटा दो इसको। 18 18 चौक 72, 18 चौक के 72, 4 बार में गया। 80 में से 72 गया, 4 8 बचा, जीरो लगा दो, फिर से 80, फिर से 8 चौक 72, फिर से 8 चौक 72 हो गया। अब दशमलव लग जाएगा, 8 बचेगा, जीरो लगा दोगे, फिर से 8 चौक 72। ठीक है, तो हमारे पास ये किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में। ये सवाल का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 8 का रिलेशन जब 81 से है तो 64 का रिलेशन फिर किस संख्या से बनेगा? ये रीजनिंग का बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। ये 8 है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, और ये 81 है, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4। लिख सकते हो कि नहीं? आपने देखो क्या काम किया है, यहाँ बेस में 1 बढ़ाया है और यहाँ पावर में 1 बढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है? यह है 4 की पावर 3, 64। तो यहाँ बेस में भी आप 1 बढ़ा देना और यहाँ पावर में भी आप 1 बढ़ा देना, तो 5 की पावर 4 हो गया। और 5 की पावर 4 का मान होता है 625। सवाल खत्म हो जाएगा। 625 है प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे ही लगातार हर घंटे बजती है, तो एक दिन में वह कुल कितनी बार बजेगी? एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे में, लेकिन घड़ी में तो 12 घंटे होते हैं, घड़ी में तो 12 ही घंटे होते हैं। ठीक है, अब याद रखना, घड़ी में 12 घंटे यानी कि 1 + 2 + 3, इस तरीके से कितने घंटे होते हैं? 12। ठीक है, 12 घंटे होते हैं, घड़ी में हमारे होते हैं 12 घंटे। अब उसने बोला 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, हर बार डबल बजेगी, हर बार डबल बजेगी। तो इसमें से सभी में से क्या आ जाएगा? 2 कॉमन बाहर। तो n × n + 1 / 2 ये फॉर्मूला होता है, जिसमें n का मान 12 है
ठीक है, 12 में जोड़ दो, एक तो 13 डिवाइड में 2, 2 छिक्के 12, 13 छिंग 78, 78 बार बजेगी 12 घंटे में, लेकिन हमें बताना है 24 घंटे में। 12 घंटे में 78 बार, तो फिर से 12 घंटे में 78 बार यानी कि 2 से गुना कर दो, 156 आ जाएगा। एक दिन में यानी कि 24 घंटे में बजेगी 156 बार। बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, शाम को 4:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा? ये सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। सभी बच्चों को ये सवाल का आंसर हमें कमेंट में बताना है क्या होगा। मुश्किल सवाल नहीं है, हमेशा होमवर्क के लिए मैं आसान देता हूं। ठीक है, जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके जाए, और जिसने शेयर नहीं किया वो सभी दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।